देखिए ज्योमेट्री के इस पार्ट में हम सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से कि दो सर्किल हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं पी पॉइंट पर, और ए बी जो है दोनों वृत्तों की कॉमन टेंजेंट है, और ए और बी इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। पी ए बी आपको 40 डिग्री दे रखा है, तो ए पी बी की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। अब देखिए सवाल में ऐसा कुछ कहीं पे भी नहीं बोला है कि दोनों सर्किल की रेडियस सेम है, ठीक है। तो हम एक जनरलाइज करके इसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों सर्किल की रेडियस सेम होगी तो वो एक स्पेशल केस हो जाएगा, उस वाले केस में भी हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो एक नॉर्मल दो सर्किल हमने बना लिए। अब इनका जो कॉमन टेंजेंट है वो इस तरीके से है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास ए बी टेंजेंट हो जाएगी, किसी पे भी मान लो ए और बी हो जाएंगे। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब P जो है ना आपके पास, ये टच करते हैं, ये वाला पॉइंट P दे रखा है जहाँ पर ये एक्सटर्नली टच करते हैं। डायग्राम समझ में आ गया आपको। एंगल की वैल्यू भी दी है 40 डिग्री। देखो इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया, तो एंगल PAB मतलब ये वाला एंगल दे दिया है 40 डिग्री, ठीक है यहाँ पर। और आपसे ये वाला एंगल पूछ लिया है, तो ध्यान रखना आगे से एक स्पेशल केस है। और इसमें जो ये P पर जो एंगल बनता है, कौन सा एंगल APB, मतलब ये वाला, ये 90 डिग्री का बनता है। ध्यान रखो ये अभी कैसे बनता है, इसका डेरिवेशन मैं अभी आपको करा देता हूँ। अब ये APB बराबर 90 डिग्री है, तो आपको ये 40 दे रखा है, तो इस ट्राइंगल में चलोगे आपके पास, तो B आप सीधा बता दोगे कि कितना हो जाएगा। ये आपके पास 50 डिग्री का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था सवाल में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए ये P पर हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। अब चाहे ये केस स्पेशल हो जाए, एक थोड़ा सा और स्पेशल केस हो जाए, कैसे कि अगर ये दोनों सर्किल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों सर्किल आपके पास सेम रेडियस के हो जाए, सेम रेडियस के हो जाए ना, तो आपके पास यहाँ पर जो स्पेशल केस बनेगा वो क्या हो जाएगा। फिर आपसे पूछे एंगल ये वाला, तो फिर ये एंगल है आपके पास, ये तो 90 डिग्री रहेगा और सेम रेडियस के हैं, तो ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये वाले दोनों एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे, तो ये 45 डिग्री। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, और ये ऐसा पूछा भी गया है आपसे सवाल एग्जाम में, ठीक है। तो आपसे फिर क्या देगा, फिर इस एंगल की वैल्यू नहीं देगा जो ये 40 डिग्री अभी दिया था, तो फिर आपसे डायरेक्ट बोलेगा कि दो सेम रेडियस के सर्किल हैं और एक्सटर्नली टच करते हैं, तो फिर आपसे ये वाला एंगल इसकी वैल्यू बोल देगा, तो ये वाली वैल्यू पूछेगा तो डायरेक्ट बता दोगे क्योंकि ये 90 है और ये दोनों बराबर हैं, तो ये 45 के हो जाएंगे। और एक नॉर्मल अगर केस है, नॉर्मल वाला है, दोनों सर्किल की रेडियस अलग अलग है, तो दोनों एंगल अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर अगर ये 40 है तो ये आपके पास तुरंत क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब इसका डेरिवेशन भी समझ लो, छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ है भी नहीं इस सवाल में। डेरिवेशन क्या है कि ये 90 डिग्री यहाँ पे होता कैसे है, ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि अब से कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि ये दोनों एक्सटर्नल टच करते हैं और ये रेडियस है, तो यहाँ पर इस वाले एंगल की वैल्यू पूछ ले कभी कभी, मान लो आपसे, तो ये आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, ये भी 90 डिग्री, ये भी पूछा गया है एक शिफ्ट में आपसे। तो ये 90 डिग्री कैसे आता है, देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक कोई लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ये सिंपल। अब इसको आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो P पॉइंट है ना यहाँ पे, ये P मान लो, ये आपके पास A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये T पॉइंट। अब ये T पॉइंट है ना, आपकी मर्जी है, इस AB पर कहीं पे भी मान लो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप T पॉइंट को यहाँ पर भी मान सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी मान सकते हो, कैसे भी मान लो, सबसे हो जाएगा ये सवाल, ठीक है, क्योंकि ये एक रिजल्ट है डायरेक्ट। तो अब ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब दो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे, देखो इसको मैंने क्या बोल दिया, ध्यान से समझना, इसको X बोल दिया मैंने और इसको क्या बोल दिया, Y बोल दिया। यहाँ तक ठीक है सब कुछ, ये X बोल दिया, ये Y बोल दिया। अब मुझे बताइए एक चीज़ आप यहाँ पे कि ये इसकी क्या है, ये इसकी टेंजेंट है या नहीं है। आप कहोगे हाँ, तो ये भी क्या है, ये भी टेंजेंट है, ठीक है। तो ये यदि x है तो ये भी x हो जाएगा, ये यदि y है तो ये भी y हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इस पूरे बड़े वाले सर्किल में चल लो आप, कौन से में, APB में, ठीक है, सर्किल में नहीं, ट्राइंगल में। तो यहाँ पे आप जोड़ोगे सबको, आप कहोगे x प्लस वाई प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू पूरी 180 के इक्वल हो जाएगी। तो x प्लस वाई ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपने ये यही निकालना था, आपके पास P पॉइंट पे क्या बन रहा है, तो ये 90 डिग्री निकल के आ गया। ये ऐसे आया है ये रिजल्ट, ठीक है। आगे से आप डायरेक्ट ध्यान रखोगे कि ये जो P पर एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। क्लियर हो गई बात पूरी अच्छी तरीके से। डेरिवेशन भी आपने देख लिया और सवाल कैसे पूछा गया है वो भी आपसे हो गया, ठीक है।
आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। तो इतना ही पूछेगा इस सवाल में। तो सभी केस हमने डिस्कस कर लिए। अगर सेम अगर हो जाएंगे इनकी रेडियस तो 45 डिग्री के एंगल बनेंगे, और यहाँ पर तो जो ये टच कर रहे हैं एक्सटर्नली उस पर तो हमेशा ही 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ता हूँ इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। R1 + R2 बराबर C1 C2, और ये नोटेशन है, R1 R2 रेडियस को दिखा रहे हैं, ठीक है, और C1 C2 दोनों वृत्तों की केंद्र है, सेंटर है। तो सिंपल सा मामला क्या है, देखो ये दो सर्किल हैं आपके पास, और अब इस सर्किल से ये कैसे पता लगेगा कि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अब ये देखो इस सवाल में थोड़ी सी हिंट दी है इन्होंने, कैसे, देखो ये C1 पॉइंट है, ये C2, तो C1 C2 अगर मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या हो जाएगा, C1 से C2 की डिस्टेंस ये क्या दे रखी है आप कहोगे, ये R1 ये R2, इन दोनों का टोटल ही दे रखी है। तो यहाँ से ये पता लग गया था हमको कि ये जो सर्किल हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो ये जो कंडीशन दिए ये इसी से पता लगा हमको कि डायग्राम ये बनेगा। अब ये कंडीशन पहले तो इसको समझ लो, ये कंडीशन और भी अलग तरीके से हो सकती थी। ये ऐसे भी हो सकती थी C1 C2 जो है वो ग्रेटर देन हो जाए R1 + R2, एक कंडीशन ये हो गई। तो एक तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई, एक तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है क्या कि C1 C2 ये जो वैल्यू है आपके पास छोटी हो जाए किससे, R1 + R2 से। ठीक है, तीनों कंडीशन मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, आगे कोई परेशानी नहीं रहने वाली। इस सवाल में जो लग रहा है कंडीशन वो पहले वाली है, तो इस पहले वाली कंडीशन से आपको समझ में आ गया कि डायग्राम ऐसा बनने वाला है। तो इस वाले केस में आपके पास उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछी है कॉमन टेंजेंट की, तो आप बताओ कितनी हो जाएंगी। आप कहोगे उभयनिष्ठ मतलब दोनों सर्किल पे होनी चाहिए, तो एक कॉमन टेंजेंट तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपने ऊपर, एक आपने नीचे ड्रॉ कर दी, और एक इनके बीचों बीच इस पॉइंट से ड्रॉ कर दी, तो 3 टेंजेंट हो गई। तो इसकी संख्या कितनी आ रही है आप मुझे बताओ, आप कहोगे कि 3। तो इस वाले केस में, कौन से वाले में, पहले वाले केस में टेंजेंट की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। तो ये ऐसे पूछेगा आपसे सवाल, तो इजीली बता दोगे। पहला कंडीशन आपको समझ में आ गया पूरा अच्छी तरीके से। ठीक है, इसको हटाऊं मैं, अब सवाल तो हो गया ये वाला। ठीक है, लेकिन एडिशनल जानकारी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल कोई ज़रूरी थोड़ी यही पूछे आपसे, तो ऐसा भी पूछ सकता है दूसरा वाला अगले शिफ्ट में। तो पहला कंडीशन क्लियर। दूसरा देखो, दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है कि C1 C2 मतलब दोनों के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस वो ज़्यादा है। तो इस वाले केस में जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी C1 C2 की जो है वो रेडियस जो इनकी है R1 R2, इससे दोनों को जोड़ो, इससे जो ये R1 + R2 जोड़ोगे ये वैल्यू छोटी आएगी, किससे, इनके दोनों के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस। सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे R1 की वैल्यू आपको 5 दे दी, R2 की वैल्यू आपको 3 दे दी, और C1 से C2 की डिस्टेंस आपको यहाँ पे 10 दे दी। तो अब सीधा देखो C1 C2 मतलब इस सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस 10, और इन दोनों रेडियस को जोड़ो आपको 8 ही आ रहा है। तो ये वाला केस बन रहा है, केस नंबर 2। तो डायग्राम ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया ये बात, कहाँ पे कैसे बनाना है। अगर डायग्राम ये बन रहा है, अब आप मुझे बताओ कि इस वाले केस में जो कॉमन टेंजेंट है वो कितनी बनेगी। आप कहोगे देखो एक कॉमन टेंजेंट ऊपर ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर ये ड्रॉ कर दिया आपने ऊपर दोनों सर्किल से होते हुए। एक आप यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल। एक यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो 3, और एक आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो 2 ट्रांसवर्स और 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। तो कुल मिला के कितनी टेंजेंट हो जाएंगी, आप कहोगे 4। ये कौन से वाले केस में, और ये आपके पास केस नंबर 2 में। तो ये बात समझ में आ गई आपको अच्छी तरीके से कि कंडीशन ये दे तो ऐसा हो जाएगा। एक और कंडीशन है आपके पास, कौन सी, उसको भी समझ लो आप, कि तीसरी कंडीशन और है एक और, कि इस वाले केस में क्या है कि C1 C2 दोनों सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है वो छोटी हो जाएगी। तो इस वाले केस में क्या है कि सर्किल है वो आपके पास इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंटरसेक्ट मतलब यहाँ पर एक दूसरे के अंदर टच करेंगे। अंदर टच करेंगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे C1 C2 की डिस्टेंस है वो छोटी हो जाएगी R1 + R2 से। इस वाले केस में ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस। तो डायग्राम तीनों का क्लियर हो गया कैसे कैसे बनने वाला। इस वाले केस में कितनी टेंजेंट होंगी, कॉमन टेंजेंट आपको एक तो यहाँ पे हो जाएगी, एक यहाँ पे हो जाएगी, 2 हो जाएंगी। तो इस वाले केस में आंसर 2 हो जाएगा। तो ये तीनों केस आपको समझ में आ गए, आपसे पूछ सकता है, और तीनों आपको क्लियर हो गए। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 आपको कैसे करना है। ठीक है, अभी तो देखो यहाँ पर आपको ये C1 C2 R1 R2 इस तरीके से वेरिएबल्स की टर्म में दिया है। कभी कभी आपको वैल्यूज भी दे सकता है कि इसकी वैल्यू 5 है, रेडियस की वैल्यू
R1 की वैल्यू आपके पास 7 दे दे, R2 की वैल्यू आपके पास 5 दे दे, C1 C2 की डिस्टेंस की वैल्यू दे दे, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी कुछ परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए क्या बोला है। अब देखो इस यही वही सवाल आ गया जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि वैल्यू की दे सकता है आपको। यहाँ पे वैल्यू ही दे दिया आपको कि दो वृत्तों के व्यास डायमीटर है वो 12 और 20 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 16 है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। आप कहोगे इस वाले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या फ़र्क है, तो यहाँ पे R1 R2 C1 C2 है और यहाँ पर एक्चुअल में वैल्यू ही दे दी है, तो कुछ फर्क नहीं है, हमें तो कंसेप्ट समझना है। तो सबसे पहले रेडियस बताओ आपको कि पहले की 6 हो जाएगी, दूसरे की आपके पास 10 हो जाएगी। तो R1 प्लस R2 कितना आ रहा है आप बताओ, आपको कि 16 आ रहा है। और यहाँ पे C1 C2 मतलब दोनों के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितनी आ रही है, आपको कि 16। ये तो बराबर आ रही है, बराबर आ रही है, तो आप कहोगे कि ये जो केस है ना आपके पास कौन से वाला है, आप कहोगे ये एक्सटर्नली टच करने वाला है, ये वाला केस है। तो इस वाले केस में कितनी कॉमन टेंजेंट होती हैं, आपसे यही पूछा है आपको कि एक तो यहाँ पे हो जाती है, एक यहाँ पे हो जाती है, एक यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट यहाँ पे दोनों के कॉमन पॉइंट से गुजरते हुए, तो 3 टेंजेंट आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो कॉमन टेंजेंट। तो समझ में आ गया ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, ये वाला देखो। आपसे बोला है कि यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेदन नहीं करते हैं तो एक दूसरे के अंदर भी नहीं है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। इस वाले केस में क्या है कि देखो एक तो क्या है कि स्पर्श भी नहीं कर रहे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाला केस बन रहा हो, नहीं। तो आपको कि फिर तो ऐसा अंदर बना दो। देखो अंदर के लिए मना कर दे कि अंदर भी नहीं है, अंदर होगा ना तो कोई टेंजेंट आप ड्रॉ ही नहीं कर सकते कॉमन टेंजेंट, ठीक। इस वाले केस में हाँ एक केस ये भी हो सकता है, अभी जो 3 केस पड़े थे उसमें चौथा केस ये भी ऐड कर लो आप कि ऐसा केस हो जाए कि अंदर हो जाए, तो इस वाले केस में 0 टेंजेंट ड्रॉ करोगे। कॉमन टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ करोगे, क्योंकि एक तो अंदर है। तो अभी जो केस है वो ऐसा है कि एक ये है, एक आपके पास दूसरा है, ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि स्पर्श भी नहीं करना चाहिए और प्रतिच्छेद भी नहीं करना चाहिए, तो ये वाला केस है। तो इस वाले केस में 1 2 3 और 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे सवालों में अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखिए 5, ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो निश्चित 2 बिंदुओं से होकर गुजरे। देखो ऐसे सवाल इस बार पूछे जाने लगे बहुत ज़्यादा, तो इनको अच्छे से समझ लो, इनका कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप इजीली बना लोगे इनको। अब देखिए कोई भी 2 पॉइंट मैं लेता हूँ तो उनसे तो आपके पास एक सर्किल तो मैंने ऐसा ड्रॉ, देखो ये सर्किल है कोई मान लो, ठीक है। अब ये सर 2 पॉइंट से मतलब एक इसके ये 2 पॉइंट इसके कॉर्ड भी हो सकते हैं, इसका डायमीटर भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, समझना। देखो ये 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाए, तो इनसे सबसे पहला एक सर्किल तो मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि यहाँ पे इस जिस वाले केस में ये इसका क्या हो जाए, डायमीटर हो जाए, ठीक है। एक सर्किल में ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे देखो ये इसके क्या हो जाए, कॉर्ड हो जाए। ये आपके पास एक नीचे सर्किल ड्रॉ कर दिया, एक आपने और भी बड़ी रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर दिया, और ऐसे आपने ऊपर भी सर्किल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया। तो ऐसे तो आप बहुत सारे सर्किल ड्रॉ कर सकते हो इन 2 पॉइंट से होकर, तो ऐसी कोई गिनती ही नहीं है इनकी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। तो अनंत सर्किल हैं जो यहाँ से ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन कुछ इस तरीके से होती कि आपके पास इससे जो ये दोनों पॉइंट हैं वो आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट है, ठीक है, अंतिम बिंदु है किसके, डायमीटर के, या सबसे लंबी कॉर्ड आपसे बनानी है, तो फिर आपके पास क्या होता, ये इस वाले केस में ये क्या हो जाता है, इसका डायमीटर हो जाता, तो फिर यहाँ से एक सर्किल ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको ये जनरल 2 पॉइंट बोल दिए, तो उनसे तो आप कितनी भी रेडियस का सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। इस वाले केस में ये एक डायमीटर हो जाएगा, एक दूसरे वाले केस में इसके ये कॉर्ड के पॉइंट हो जाएंगे। तो बड़ी सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, छोटा सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारे सर्किल ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। क्लियर ये बात। अगला देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र और उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबवत दूरी क्या है। तो देखिए समझिए ये क्या मामला है। देखिए आप यहाँ पे जीवा का मतलब क्या ही होता है, जीवा का मतलब यही होता है कि आपके पास सर्किल पे कोई भी 2 पॉइंट हैं, उनको आप मिलाते हो तो ये आपके पास कॉर्ड हो जाती है। अब इस कॉर्ड को जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाते जाते हो, इस कॉर्ड की लंबाई है वो बढ़ती जाती है, ठीक है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और सेंटर पे इसकी जो लंबाई है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और फिर ऊपर जाओगे फिर इसकी लंबाई घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, और यहाँ पे जाके बिल्कुल 0 हो जाएगी, ऐसे इधर की साइड 0 हो जाएगी। सबसे ज़्यादा लंबाई की जो कॉर्ड होती है वो आपके पास क्या होती है, डायमीटर होती है।
ध्यान रखो, सबसे लंबी कॉर्ड, ठीक है, क्या हो जाती है आपके पास, डायमीटर हो जाती है, व्यास हो जाती है। अब डायमीटर हो जाएगी तो आपसे ये सवाल बहुत तरीके से पूछा जाता है, 2-3 तरीके से पूछता है कि सबसे लंबी कॉर्ड की लंबाई पूछ लेगा, आपको डायमीटर की वैल्यू दे देगा, रेडियस की वैल्यू पूछ लेगा, सबसे लंबी कॉर्ड की वैल्यू दे देगा, डायमीटर की वैल्यू पूछ लेगा, कुछ भी पूछ ले, तुरंत समझ जाना है कि सबसे लंबी कॉर्ड ही डायमीटर होती है। तो आपका आंसर आपसे कुछ भी पूछे सब इजीली निकाल जाओगे, केवल एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। तो इस वाले केस में क्या है कि आपके पास जो कॉर्ड है वही आपका डायमीटर है। तो उससे क्या पूछा है, उसके केंद्र की दूरी, आपको कि इसके केंद्र की दूरी क्या बताओगे आप, वो तो उस केंद्र से ही पास हो रही है, केंद्र से ही पास हो रही है, तो उसकी जीरो डिस्टेंस है वो जीरो ही हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दूरी तो जब निकालोगे जब आप उससे कुछ दूरी पर होगी, ठीक है। तो इस वाले केस में आंसर यहाँ पे जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटर से ही पास होती है ये जो डायमीटर है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसको कैसे कैसे करना है। साथ में एक और देखो जानकारी है जो इस पर, देखो ये जो सवाल है ना अलग अलग तरीके से पूछता है आपको एग्जाम में। CHSL में इस बार कई तरीके से पूछा है, ये आपसे सबसे लंबी कॉर्ड की वैल्यू दे दी है कि ये सबसे लंबी कॉर्ड की लंबाई 16 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस की वैल्यू पूछ ली है, ठीक है। तो रेडियस आप कहोगे यही डायमीटर है, यही डायमीटर, तो रेडियस 8 हो जाएगा, ऐसे बता दोगे। तो ऐसे छोटी छोटी सी जानकारी है आपको पता होनी चाहिए। साथ में एक और है जानकारी कि मैं ये कहूँगा कि देखो अगर सबसे लंबी कॉर्ड है तो इसका डायमीटर है, उस डायमीटर के द्वारा सेंटर इसके सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, तो इससे सेंटर पे क्या बनेगा, आप जैसे डबल होता है तो 180 डिग्री का हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछ लेता है तो कि सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है किसी कॉर्ड के द्वारा, तो उस कॉर्ड की लंबाई आपसे पूछ लेगा और रेडियस की वैल्यू आपको दे देगा 7। तो रेडियस की वैल्यू ये है तो डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी 14, तो 14 जो है डायमीटर ही वो कॉर्ड हो जाएगी, तो उसकी लंबाई इस कॉर्ड की क्या हो जाएगी, 14 ही हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे भी आपसे पूछ लेता है। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि सबसे लंबी कॉर्ड है, मतलब जो डायमीटर है वो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये 2 लाइन है, इंपॉर्टेंट है, दोनों समझ में आ गई, एक तो 90 डिग्री वाली और एक सबसे लंबी कॉर्ड है वो डायमीटर होती है, ये दोनों, ठीक है। कैसे भी पूछ ले, ये दोनों याद हैं आपको, बना लोगे सवाल। आगे देखिए क्वेश्चन 7 बोल रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इस वृत्त में जीवा AB की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और केंद्र से दूरी आपको बतानी है। इस वाले केस में क्या है कि मामला अलग है। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि रेडियस आपको 5 दे दिया, तो ये रेडियस 5 हो जाएगा, जीवा AB की लंबाई 6 है, ये 6 है पूरी, तो आपको कि ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इसकी थ्योरम्स कैसे कैसे ये इसको बाइसेक्ट करती है अगर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हो तो ये 3 है, ये 5 है, तो आपकी कहोगे कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो केंद्र से दूरी आप होगी 4 हो जाएगी, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 7 हो गया ना ये, हाँ 8 देखो क्या बोल रहा है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई 24 है और केंद्र और जीवा के बीच की लंबवत दूरी ये है, तो रेडियस आपको बतानी है। देखो ऐसे सवाल ट्रिपलेट से बहुत आसानी से हो जाएंगे, डायग्राम वही बनेगा बार बार। जीवा की लंबाई 24 आपको 12 12 ये हो जाएगा, केंद्र और जीवा के बीच की दूरी आप होगी 5 है, तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो 13 इसका रेडियस हो जाएगा। आप टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये देखिए इसके बाद में अगला, किसी वृत्त की 2 बराबर समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यदि जीवाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस आपको बतानी है। इस बार एक आपके पास कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड भी 2 है, और एक चीज़ और बोली है कि 2 बराबर समांतर जीवाएं। अगर बराबर कॉर्ड बोली है ना, तो बराबर कॉर्ड के लिए मैंने, आप याद करो सर्किल की जब मैंने कंप्लीट थ्योरी कराई थी तो 2 कंडीशन कराई थी मैंने आपको कि अगर बराबर कॉर्ड बोल रखा है तो वो सेंटर पे बराबर एंगल बनाएंगी, ठीक है, और सेंटर से उनकी डिस्टेंस है वो बराबर रहेगी, ठीक है। ये बात आपको पहले ही मैंने बता दी है जब इसकी थ्योरी कराई थी। तो सेंटर से डिस्टेंस बराबर रहेगी, साथ में बराबर एंगल बनाएंगी सेंटर पे, तो यही बोला है। तो इनकी बराबर जीवाओं के बीच की दूरी, देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक की 10 दे रखी है, तो आप कह दोगे कि सीधा 5 5 हो जाएगा। ये बराबर क्यों होगा ये समझ में आ गया, क्योंकि दोनों यहाँ पे बोल दिया कि बराबर समांतर जीवाएं। आगे क्या बोला, अगर केवल समांतर जीवाएं बोलता, समझ रहे हो कि समांतर जीवाएं बोलता, बराबर नहीं बोलता, तो ये 5 5 नहीं बोल सकते थे आप, ठीक है। लेकिन सवाल इस तरीके से है तो ऐसे होगा। जीवाओं की लंबाई 24 है, आपको होगा कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो ये भी 12 है, ठीक है। और क्या बोला, रेडियस, आपको रेडियस निकालना है, किसी से भी निकाल लो, एक से निकाल लो, ये 5 12 13, 13 का ट्रिपलेट है, तो 13 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले C1, एक सर्किल है C1 और एक जीवा AB
और C2 को स्पर्श करती है जो C1 के संकेंद्रित है। और देखिए इस बार कंसेंट्रिक सर्किल है। कंसेंट्रिक सर्किल क्या हो जाएगा, एक सेंटर जिनका सेम होना चाहिए अलग अलग रेडियस के, तो वो कंसेंट्रिक सर्किल हो जाएंगे। C1 के लिए बोला है कि 17 सेंटीमीटर का है। एक जीवा AB C2 को स्पर्श करती है और C1 के संकेंद्रित है। तो देखिए सिंपल मामला क्या है कि एक यहाँ पे आपने ये सेंटर तो दोनों का सेम है, लेकिन एक की जो टेंजेंट है वो दूसरे की क्या है, आपके पास कॉर्ड है। तो सवाल कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है। इतनी बात ठीक है। अब देखिए क्या मामला है कि 17 तो आपके पास बड़े वाले की, यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ना आपके पास, इसकी रेडियस बड़े वाले की ये 17 दे रखी है। और आगे क्या बोला है C2 की, ये C2 के लिए भी बोल दिया है, C2 की रेडियस ये 8 बोल दी है। तो इस AB जो है, AB कॉर्ड है, इसकी लेंथ आपसे पूछ ली है। आप कहोगे 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है, तो ये 8 है, ये 17 है, तो ये आप 15 बोल दोगे। ठीक है, ये 15 बोलोगे तो आप कहोगे ये 15 है तो ये भी तो 15 होगा। ठीक है, 15 15 30 हो जाएगा, तो 30 आंसर आ जाएगा इसका। सिंपल सा सवाल था, ऐसे सोचना था और इजीली हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन 11 आपसे बोल रहा है कि एक 50 सेंटीमीटर डायमीटर है, वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक अन्य समांतर जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है कि न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो देखिए कैसे करोगे, आप कहोगे देखो पहले तो एक डायग्राम बनाओ, यहाँ पे ये बना दिया। अब इसमें देखो 50 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो आप कहोगे कि 50 का डायमीटर है तो 25 की रेडियस हो जाएगी। इतनी बात ठीक है। और 40 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची जाती है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि ये देखो ये 25 हो जाएगा, और ये 40 बोला है पूरा, तो आप कहोगे ये भी 20 और ये भी 20, यहाँ से यहाँ तक का मामला हो गया। ठीक है, उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक अन्य समांतर जीवा खींची जाती है। आप समझो यहाँ पे सवाल को, थोड़ी सी गंभीरता सवाल की। सवाल में ये बोला है कि 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक अन्य जीवा खींची जाती है। देखो इसकी लंबाई भी 40 है, और दूसरे वाले को देखो उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली से एक अन्य समांतर जीवा खींची जाती है जिसकी लंबाई 30 है। तो दूसरे वाले की जो जो लंबाई है वो 30 दे रखी है। आप कहोगे हाँ, तो अगर 30 दे रखी है तो आप कहोगे कि यहाँ से अगर वो बराबर होती तो वो बराबर डिस्टेंस पे होती, लेकिन दूसरे की लंबाई अलग दी है। तो सबसे पहले इसकी सेंटर से डिस्टेंस आप बताओगे मुझे। आप कहोगे ये अगर 15, ये आपके पास 25 है, ये 20 है, तो ये आपके पास 15 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले केस के लिए क्या बोला है कि मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, तो आपके पास पैरेलल इसके होनी चाहिए। तो आप बताइए कहाँ पे बनाएंगे दूसरी वाली कॉर्ड को। तो आप ऐसा करो कि ये 40 है, तो इससे एक नीचे बनेगी या ऊपर बनेगी, पहले मुझे ये बता दो कि देखो 30 सेंटीमीटर की लंबाई की है, तो आप कहोगे कि इससे नीचे बनेगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी बताया था एक केस आपको कि अगर कॉर्ड की लंबाई बढ़ रही है तो वो सेंटर की तरफ शिफ्ट होगी, लेकिन यहाँ पे लंबाई घटी है, देखो 30 हो गई है, तो ये सेंटर से थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाएगी, तो नीचे की तरफ आ गई। अब इस वाले केस में यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आप मुझे बताओगे, आप कहोगे यही तो निकालना है, यही आ जाएगा तो हमारे पास काम हो जाएगा। साथ में यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बताओगे ये वाली, आप कहोगे ये तो रेडियस है, ये तो 25 दे रखी है। और आप कहोगे ये वाली डिस्टेंस बताओगे, आप कहोगे हाँ ये तो पता है हमें, क्योंकि ये पूरा 30 दे रखा था, तो ये 15 हो जाएगा, तो ये 15 ठीक है, और ये भी 15, समझ गए। ये 15 ये 15, ये देखो अब इस बार क्या है 25, ये क्या है 15, तो ये बता दोगे यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस, आप कहोगे ये 20 हो जाएगा। तो इस कॉर्ड की यहाँ सेंटर से डिस्टेंस है वो कितनी आ गई, आप कहोगे 20। आपसे क्या पूछा है कि दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी, देखो ये कॉर्ड यहाँ पर थी, ये कॉर्ड यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी। एक सेंटर से 20 पर है, एक सेंटर से 15 पर है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आप कहोगे 5 सेंटीमीटर। तो यही आपसे पूछा था। समझ में आया ये सवाल, ट्रिपलेट से कैसे हो गया ये आसानी से। और सवाल लेंगे, एक दो सवाल और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाले जीवा से एक अन्य समांतर जीवा की लंबाई जो है 40 सेंटीमीटर है, तो न्यूनतम दूरी आपको बतानी है। आप कहोगे देखो वही एक केस बन रहा है दूसरा वाला। तो इसमें पहला वाला केस क्या है कि यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है,
आपको कहोगे कि नहीं दिया कुछ भी, लेकिन रेडियस भी नहीं दिया, डायमीटर दिया है, तो रेडियस बता दोगे 29 का। 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, 42 की है तो आप कहोगे ये 21 है, ये 21 है। 20, 21, 29, 20, 21, 29 इसका ट्रिपलेट होता है तो ये आप कह दोगे कि ये 20 हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि समांतर जीवा की लंबाई, आपको कि दूसरी जीवा नीचे बनेगी, क्यों बनेगी? क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम है, मैंने बताया था सेंटर की तरफ जाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी, नीचे की तरफ घटती जाएगी। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपको बतानी है, ये पता लग जाए तो काम बन जाए। आप कहोगे कि ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ की ये डिस्टेंस, ये रेडियस है, ये 29 है, इसकी पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है जो आपके पास 40 दे रखी है, तो ये आप कहोगे ये 20 और इधर का मामला भी 20 का हो जाएगा। तो ये 20 है, ये 29 है, समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा, आपको ये 21 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपने 21 निकाल ली है, ये 20 है, माइनस कर लो, दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, अब समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट अच्छे से। 13 बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में जीवा AB और CD एक दूसरे के समांतर पैरेलल है और BC व्यास है और AB वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा CD की लंबाई आपको बतानी है। आपको देखो सबसे पहले जो केस बोला है स्पेशल कि BC को डायमीटर बनाना है, तो पहले यही काम करो कि ये BC हो गया, ये डायमीटर हो गया। अब यहाँ से AB आपने ये ड्रॉ किया AB, ठीक है, AB, और ऐसे ही आपने यहाँ पे दूसरी ड्रॉ की है अपने टेंजेंट, ये CD, टेंजेंट नहीं कॉर्ड, एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल बना दिए। आगे क्या बोला है कि 20 सेंटीमीटर व्यास है, तो आप सीधा बोल दो कि रेडियस कितना कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक, AB जो है वो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये वाला जो मामला है ना आपके पास, ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बोल दिया, ये 6 बोल दिया। ठीक, तो CD की लंबाई आपको यहाँ पे बतानी है, तो क्या होगी आप बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्या करोगे आप कि देखो ये AB की लंबाई आप निकाल सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो निकालो। सबसे पहले देखो ये 6 है, ये 10 है, आप कहोगे ये 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा। आपने पूरा AB निकाल लिया तो आप कहोगे 16, AB आ गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको AB नहीं चाहिए, CD चाहिए। अब मैं एक चीज़ बोलूँगा आपसे कि AB है वही CD है, AB और CD की लंबाई बराबर है। आप कहोगे ये कैसे हो रहा है? देखो ये ऐसे हो रहा है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल है ना आपके पास, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कैसे है? देखो ये 90 डिग्री है, आप कहोगे हाँ ये 90 डिग्री, हाँ ये एंगल और ये एंगल इसके बराबर, आप कहोगे बिल्कुल, तीसरा एंगल भी बराबर हो गया, साथ में एक साइड इनकी जो ये कॉमन है ये आपके पास बराबर है, तो तीनों ये दोनों ट्राइंगल ये कॉमन हो गए और कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो आपके पास ये जो AB की लंबाई है वही आपके पास CD की लंबाई हो जाएगी, तो आप सीधा बता दोगे यहाँ पे कि 16 आंसर आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा सवाल था, कैसे किया समझ में आ गया पूरा अच्छे से। आगे बढ़ें इसके बाद में 14 देखो, केंद्र O और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में जो है केंद्र के दोनों ओर 2 समांतर जीवाएं खींची जाती हैं। एक जीवा की लंबाई 10 है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 है, दोनों जीवाओं की लंबाई आपको अंतर आपको बताना है। आप कहोगे ठीक है वही केस है, लेकिन इस बार दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है तो बना दिया। रेडियस आपको 13 बोला है, तो रेडियस आपने 13 यहाँ पे बना दिया, ये भी 13, ये भी 13। एक जीवा की लंबाई 10 है, 10 है तो आप कहोगे कि यहाँ से ये 10 है तो आप कहोगे ये भी 5, ये भी 5, तो ये 5, 12, 13 का ट्रिपलेट, तो ये 12 हो जाएगी सेंटर से डिस्टेंस। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 है, आप कहोगे यदि ये 12 है ऊपर वाली तो ये नीचे वाली 5 हो जाएगी, यदि ये 5 है तो ये 13 है तो ये 12 हो जाएगा, तो 12, 12, 24, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा है, दोनों जीवाओं की लंबाई में अंतर, ये दूसरे की लंबाई 24 है, पहले वाले की लंबाई 10 है, तो दोनों का अंतर आप कहोगे 14 आंसर आ जाएगा। जल्दबाजी में आंसर 24 टिक मत कर देना, क्योंकि अंतर पूछा है आपसे, दूसरी जीवा की लंबाई नहीं पूछी है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 15 बोल रहा है कि ये एक आपको डायग्राम दिया है और इसमें आपको P पॉइंट है वो अंदर है, तो इस PD की लंबाई आपको मैंने 3 केस बताए थे इसमें कि P पॉइंट अंदर हो, P पॉइंट बाहर हो, और P पॉइंट से आपके पास यहाँ पे एक पे टेंजेंट हो और एक आपके पास छेदक रेखा हो। तीनों टाइप के सवाल मैंने इस क्लास में ले लिए हैं, तो समझ में आ जाएंगे। फॉर्मूले डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, तो क्या करना रहता है, मैंने बताया था कि P पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो क्या हो जाएगा कंडीशन, PA इंटू PB बराबर हो जाएगा PC इंटू PD, PC इंटू PD। PA की वैल्यू क्या है आप बताओगे, आप कहोगे PA की वैल्यू है वो आपके पास, देखो ये 20 है ना, AB की वैल्यू दे रखी है, और PB आपके पास 12 दे रखा है।
आप मुझे बताओ पी बी की वैल्यू 12 है तो पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 माइनस 12 आपको हो गए 8 हो जाएगी। पी सी आप मुझे बताओ, आपको हो गए पी सी जो है आपके पास 8 दे रखा है। पी डी आपको निकालना है कि हाँ पी डी ही निकालना है, तो पी डी निकाल लो, 8 से 8 चला जाएगा तो 12 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो 16वां सवाल क्या बोल रहा है, देखो ये दूसरा वाला टाइप हो गया। अब इसमें क्या है कि एक तो टेंजेंट है, एक आपके पास छेदक रेखा है, ठीक है। सेकंड तो क्या करोगे ऐसे केस में, वही जेड पॉइंट से बाहर करना है, तो जेड टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जेड टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, जेड वाई इंटू जेड एक्स। ये जरूर ध्यान रखना है कि जेड वाई इंटू जेड से ही स्टार्ट करना हमेशा, जेड एक्स। तो ये जल्दबाजी में गलती मत कर देना। तो जेड टी पता है कि 12 का स्क्वायर आपको 144। जेड वाई आप बताओ, आपको जेड वाई जो है तो 8 दे रखा है, और आपको जेड एक्स क्या हो जाएगा, आपको 8 प्लस एक्स हो जाएगा। इसका इसमें भाग दोगे आपको होगे ये कितनी बार जाएगा, 8 का एक बार और 18 अंटे 144, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही है, तो एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ पे 10 आ रहा है, तो आपको यही बताना था यहाँ पे इसकी वैल्यू। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है, पी बाहर है पॉइंट है, पी ए बी एक छेदक रेखा है जो वृत्त को ए और बी पर काटता है, पीटी से पी पर खींची गई स्पर्श रेखा, पीटी की लंबाई ये है, तो ये आप निकाल लोगे, ठीक है। वही सेम सवाल है जैसा आपने ये क्वेश्चन नंबर 16 किया है, तो ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि एक वृत्त है जिस पर एम एक स्पर्श रेखा है और टी इस पर स्पर्श करती है, एम टी 12 है, एक छेदक रेखा एम ए बी और ये इस पर प्रतिच्छेद करती है, एम ए बराबर ये है ए बी की लंबाई। वही सेम सवाल हो गया ये तो, ठीक है, ये भी आप कर लोगे, ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 18 आप बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, और ए बी बराबर 7 और सी डी बराबर 1 सेंटीमीटर, पी डी बराबर ये है, पी बी बराबर ये। तो देखिए क्या मामला है, आपको ये बोला है कि पी पॉइंट है वो इस बार बाहर है, और यहाँ पे ए बी को आगे बढ़ाया है और यहाँ पे सी डी को आगे बढ़ाया है, तो ये ए बी और ये सी डी। तो ए बी की वैल्यू 7 दे रखी है और सी डी की वैल्यू आपके पास 1 दे रखी है, पी डी की वैल्यू 5 दे रखी है। तो पी से स्टार्ट करना है आपको, तो क्या हो जाएगा पी डी 5 इंटू पी सी 6 बराबर क्या हो जाएगा पी बी, आपको यही तो निकालना है, पी बी इंटू क्या हो जाएगा पी ए। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास पी बी प्लस यहाँ पे ये ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7, ये हो जाएगा आपके पास पी बी प्लस 7, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। तो देखिए कैसे हो जाएगा इसका आंसर आपको। तो आपको कि ये वैल्यू हो रही है आपके पास 30, 5 6 30, और आप कहोगे कि यहाँ पे वैल्यू मैं क्या रखूँ कि जिससे ये सॉल्व हो जाए। आपको कि पी बी की वैल्यू 3 पुट करो, देखो वैल्यू पुटिंग से हो रहा है क्या, इसकी जगह 3 पुट किया तो यहाँ पे इसकी जगह 3 पुट किया, आपको बिल्कुल काम बन गया। तो पी बी की वैल्यू डायरेक्ट बता दोगे आप 3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लोगे वैल्यू पुटिंग से, बाकी क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो। 20 बोल रहा है आपसे कि पी क्यू और आर एस दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 14 और 48 है, केंद्र ओ के ए की तरफ स्थित हैं और जीवाओं के बीच की दूरी ये है, तो वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए क्या करोगे, वही सेम सवाल है आपका, सेम रिपीटेटिव। तो आप कहोगे कि एक की लंबाई 14 है और दूसरे की लंबाई आपके पास 48 है, तो 14 है तो वो नीचे आ जाएगा, 48 है तो ऊपर आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ से। जीवाओं के बीच की दूरी 17 दे रखी है, ओके। तो आप कहोगे इसकी रेडियस बतानी है, तो रेडियस तो हम निकाल लेंगे। तो पहले 14 है, तो आप मुझे बताइए अगर ये 48 है तो आप कहोगे ये 24, ठीक है। और नीचे अगर ये 14 है तो आप कहोगे 7। अब देखिए मुझे रेडियस का कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा सा काम करता हूँ कि ट्रिपलेट वैल्यूज़ मैंने आपको बताई है तो उनको रख के देखता हूँ अगर काम बन रहा है क्या। देखो 99% आपका केस है, इससे ट्रिपलेट से हो जाते हैं ये सवाल। 7 24 25 का ट्रिपलेट आप रखो यहाँ पे, आप हो गई इसकी वैल्यू में 25 माना है, एज्यूम किया है जस्ट। तो देखो ये सेटिस्फाई हो रही है कि कंडीशन, ये 17 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपको कि अगर ये 25 है तो ये आपके पास 24 है, तो ये 7 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये वाली वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कि कितनी आ जाएगी आपको 24। दोनों का माइनस करके देखो, दोनों के बीच की दूरी आपको 24 माइनस 7 आपको 17, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया। तो आप सीधा बोल दोगे कि रेडियस क्या हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल है वो आपके पास ट्रिपलेट से ईजिली हो जाएंगे, इनमें कोई परेशानी आपको नहीं आने वाली।
ठीक है, ऐसे कर लोगे इसको। 21 क्या बोल रहा है कि ओ इस वृत्त का केंद्र है और बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा Q पर स्पर्श करती है। PQ 24, OQ ये है, OP बताना है। तो देखो P से खींची गई है तो P से आपने खींच दी ये स्पर्श रेखा और Q पर स्पर्श करती है, ठीक है। PQ 24 दे दिया, OQ ये वैल्यू भी आपको दे दिया 10, OP ये पूछ लिया है। तो देखो ये हमेशा 90 डिग्री बनता है टेंजेंट के साथ में, तो आपको होगा कि यहाँ पे भी वही ट्रिपलेट आपका काम करेगा। आपको याद तो 5 12 13 का ट्रिपलेट है, इसका जस्ट डबल डबल कर दो, इसका 10, इसका 24, इसका 26, तो आप होगी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 26, क्योंकि सबका डबल है। 90 डिग्री के सामने वाली पूछे 26, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओपी की वैल्यू ही पूछिए आपसे। 22 देखिए, 20 सेंटीमीटर व्यास डायमीटर दे रखा है, केंद्र O है और टी के बाहर टी वृत्त के बाहर पॉइंट है, स्पर्श रेखा दे रखी है, ठीक है। तो बनाओ, वही केस बन रहा है। तो दोबारा आपको क्या, देखो टी पॉइंट ये है, स्पर्श रेखा टेंजेंट ए हो जाएगी। ओ टी आपके पास ये वैल्यू 26 दे दी है, डायमीटर आपके पास 20 है, आपको रेडियस 10 हो जाएगा, 10 26 आपको 24 हो जाएगा। टी ए की वैल्यू पूछिए तो यही हो जाएगा आंसर। वही सेम सवाल था, इस बार टेंजेंट की वैल्यू पूछ ली। केंद्र ओ वाले दो संकेंद्रित कंसेंट्रिक सर्किल हैं, रेडियस आपको दे रखी है दोनों के अलग अलग, और ये छोटे वाले को स्पर्श करती है। तो ऐसे वाले केस में डायग्राम वही बनेगा, आप याद करो कि इस तरीके से छोटे वाले को टच करते हुए यहाँ पे भेज दो। आप कहोगे कि एक चीज़ और बोलिए यहाँ पे कि AD इसका व्यास है, CD की लंबाई आपको निकालनी है। आप मुझे बताओ यहाँ पे कि 26 पहले वाले का मामला है, ये 26 है, ठीक है, ये 26 है। तो और छोटे वाले में आपको बोला है आप कहोगे कि 16 है, ठीक है। संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है, ये आपके पास 16 हो जाएगी, ठीक। आगे क्या बोला है कि बड़े वृत्त की जीवा AB जो है ये आपके पास AB छोटे वृत्त को C पर टच करती है, ठीक। और AD इसका व्यास है, तो यहाँ से आपने इसको ड्रॉ किया यहाँ तक, ये आपके पास यहाँ पे D पॉइंट हो जाएगा। AD इसका व्यास है, तो CD की लंबाई आपको निकालनी है, ये वाली। देखिए ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इसको कैसे करना है समझिए आप अच्छे तरीके से। तो ये बहुत आसान सवाल हो जाएगा इसके बाद में। तो करना क्या है इस वाले केस में, आपको देखो कंडीशन क्या क्या दे रखे हैं, एक तो 16 दे रखा है, एक 26 दे रखा है। आप मुझे एक चीज़ बताओगे यहाँ पर, आप कहोगे कि ये अगर 26 है, ठीक है, तो ये भी 26 होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे हाँ। अगर ये 26 है, ये 26 है, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी केस एक और बताइए, आप मुझे क्या बताओगे, आप कहोगे ये अगर देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि एक मिड पॉइंट मैंने थ्योरम आपको पढ़ाई थी, उसमें एक कंडीशन थी, यहाँ पे क्या थी कंडीशन, देखो इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, ये भी 90 डिग्री होगा। तो अगर दो सर्किल इस तरीके से हो, कैसे, मिड पॉइंट थ्योरम का मामला यही था कि ये अगर इसका मिड पॉइंट है, ये वाली इन दोनों का, तो अगर इसकी लेंथ 4 है तो इसकी जस्ट डबल हाफ हो जाएगी। तो इस वाले की लेंथ PQ की जो लेंथ है वो AB का जस्ट हाफ होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने आपको बताया था, जब थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम आपको कराई थी स्टार्टिंग की क्लासेज में, ठीक है, ज्योमेट्री में। तो वही के कंडीशन यहाँ पे बन रही है। देखो ये भी C पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, ये जो है यहाँ पे आप O पॉइंट लिख लो, ये भी इसका मिड पॉइंट है, तो ये 26 26 और ये भी इसका होता है। तो आप मैं सीधा बोल सकता हूँ कि ये BD की लंबाई 32 आ जाएगी, ठीक है, BD की 32 आ गई। अब BD की 32 आ गई है तो आप मुझे ये वाली लंबाई बता सकते हो, आपको कि हाँ ये अगर मुझे पता लग जाए तो ये भी उतने के बराबर ही होगी। ये 26 है, ये 32 है, तो ये कितनी हो जाएगी, ऐसा करो कि 2 तो कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए तो ऊपर 13 बच गया और इधर बच गया 8, ठीक है। तो 2 तो आएगा ही आएगा, ये ट्रिपलेट से कर रहे हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। 13 का स्क्वायर किया 169, 8 का किया 64, माइनस किया आपको के 5 और यहाँ से वैल्यू बनेगी वो आपके पास कितनी बन जाएगी, आपको कि 105 105। ये 2 अंडर रूट में 105 वैल्यू बन रही है, इसकी वैल्यू बन रही है ये। तो ऐसे ही ये वैल्यू भी आपके पास कितनी हो जाएगी, आपको कि ये वैल्यू भी 2 अंडर रूट में 105 हो जाएगी। अब आपको देखो ये वैल्यू पता लग गई है तो ये इजीली निकाल सकते हो आप, ठीक है। मैंने जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना ये वाला, क्योंकि ये पता है, ये पता है, ये अब ये जो CD आप इजीली निकाल सकते हो। क्यों, जैसे कि यहाँ पे एक ट्राइंगल आपको दिख ही रहा है, ये 2 अंडर रूट में 105 और ये वैल्यू आपके पास 32 हो रहा है, ठीक है। तो निकाल लो, ये आप कहोगे कि ये तो 2 तो आएगा क्योंकि यहाँ से कॉमन लिया 16, यहाँ से हो जाएगा 2।
अंडर रूट करो, स्क्वायर करोगे आप कहोगे 16 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 16 का तो कितना हो जाएगा 225, 256, 256 एंड ये 105 जोड़ो आपको कि ये आपके पास 6 5 11, ये आपके पास 6 और ये 2 3 4 3 ही बन रहा है ये तो 361 का मतलब आपको 19 19 दूना 38, ये 19 आ जाएगा बाहर, तो ये 38। तो ये सी डी की लंबाई आपने निकाल ली यहाँ पे इजीली, ये आपके पास कितनी आ रही है 38 निकल के आ रही है, यही आपको निकालना था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई क्या मामला था, एक बार दोबारा क्विक रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको क्या क्या हुआ है। तो देखो ये डिस्टेंस आपको निकालना था, आपने क्या किया कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस पहले निकाल ली, ये इसका जस्ट डबल, ठीक है, ये जो दे रखा था उसका जस्ट डबल ये आ जाएगा, ठीक। ये जैसे ही आपने निकाला क्योंकि 16 दे रखा था, ये 32 निकाल लिया। अब इसके बाद ये डिस्टेंस निकाल लो, तो ये इसके बराबर है ही, तो यहाँ से आपने पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली निकाल ली, तो ये दोनों बराबर है। फिर इसमें आपको पता है ये अर्धवृत्त में बनने वाला कौन 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू से आपने ये वाला हाइपोटेन्यूस जो कर्ण है ये निकाल लिया इजीली, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, इजीली हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो कि दो संकेंद्रित वृत्त हैं, कंसेंट्रिक सर्किल 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, बी डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, और आगे बोला है कि इसे डी पॉइंट पर स्पर्श करती है और ए डी की लंबाई आपको निकालनी है। ये एक बड़ा सर्किल हो गया, एक छोटा सर्किल हो गया। आगे बोला है कि ए बी है जो बड़े वृत्त का व्यास है और बी डी जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो इसे डी पॉइंट पर टच करती है। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि एक बड़े वृत्त का व्यास डायमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सिंपल, और ये ए हो जाएगा और ये आपके पास बी हो जाएगा। यहाँ से एक टेंजेंट आपने ड्रॉ की है, ठीक है, ये वाली टेंजेंट है इसकी, ये टेंजेंट है, ये कौन सी है डी पॉइंट पर टच कर रही है इसको। ओके, आगे क्या बोला है कि बी डी छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ओके हो गया, डी पर स्पर्श कर रही है, ये इसका व्यास है, तो ए डी आपसे पूछा है। देखो ये वही सेम सवाल बन गया कि नहीं बन गया, पहले वाले जैसा बिल्कुल। देखो कैसे कैसे बना है, आपको क्या क्या मामला दे रखा है, आपको कि देखो ये जो लंबाई है ना आपके पास यहाँ से यहाँ तक, इसको देखो डायग्राम वही पहले वाला था ना, वही एज इट इज़ बना है सवाल। आप मुझे बताइए, आप कहोगे कि यहाँ पे ए डी निकालना है, जैसे पिछले वाले सवाल में निकालना था वैसे ही कुछ करना है। आप बताओ कि कैसे निकालोगे, ये 12 है तो ये 24 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ, ये 13 है, ठीक है, तो ये भी 13 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुल मिला के अगर ये वैल्यू आपको पता लग जाए इतनी तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप इजीली निकाल दोगे ये वाली ए डी, क्योंकि ये आपके पास डायगोनल ही है, ठीक है। तो डायगोनल नहीं, आपके पास हाइपोटेन्यूस ही है, तो ये बी डी निकालने के लिए आपको कि ये 13 है, ये 12 है, तो ये आपके पास 5 हो जाएगा, 5 12 13, तो ये भी 5 हो जाएगा, ठीक। ये 5 है, ये आपके पास 24 है, ये आपके पास ये निकालना है, तो आप कहोगे कि इसका स्क्वायर कर दो, तो 24 का आप कहोगे 576 बन रहा है क्या, ठीक है, 5 का आप कहोगे 25 बन रहा है क्या, दोनों को जोड़ो आप कहोगे 0 7 9, ये तो आपके पास 601 हो रहा है ना, 601 601। अब 601 अब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। आप मुझे बताओ, ये अंडर रूट लेना है इसका, क्योंकि ये ए डी निकालना था ना। अब आप मुझे बताओ 25 का क्या होता है, आपको 625, तो 25 से थोड़ा सा छोटा रहेगा। 24 का क्या होता है, आपको 24 का होता है आपके पास 576, तो 24 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो 24 और 25 के बीच में आंसर रहेगा। आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है 24.5, आप इजीली टिक करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है, और अप्रोक्सीमेट करके ये लिखना था इसको अंडर रूट लेके, तो 24.5 आंसर आ जाएगा। और कोई ऑप्शन है वो दूर दूर तक इसमें करेक्ट नहीं होंगे, तो ऐसे करना है। सवाल वही था, समझ में आ गया, दोनों तरीके दोनों सवाल बिल्कुल सेम से हैं, जैसा 23 किया था वैसा ही ये 24 है आपका। आगे बढ़ता हूँ, 25 देखिए इसके बाद में 13 सेंटीमीटर और 5 और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपके पास 24 है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है। अब देखिए ये जो कंडीशन है, ये सवाल किस तरीके से है
ये सवाल इस तरीके से है इस बार। एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है कि इनकी रेडियस भी दे रखी है, ये आपके पास 13 है, तो दूसरे वाले की क्या है 15 दे रखी है। अब यहाँ से ये मैंने सेंटर से सेंटर डिस्टेंस हो गई। आपको क्या बोला कि उभयनिष्ठ जीवा, ये जो लंबाई है ना, ये यहाँ पे जो बनती है, ये इसको कॉमन क्या बोलता हूँ, कॉर्ड बोलता हूँ। ये ध्यान रखना, कॉमन कॉर्ड अगर बात हो तो ये कॉमन कॉर्ड होगी इसकी, उभयनिष्ठ जीवा। इसकी लंबाई 24 दे रखी है, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसको सेंटर से सेंटर जब मैं मिलाता हूँ तो ये कॉमन कॉर्ड पर 90 डिग्री का एक तो एंगल बनाता है और इसको बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। तो बाइसेक्ट करता है तो आप सीधा बोल दोगे कि ये भी 12 हो जाएगा, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी 12 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद सवाल में कुछ नहीं बचता, ट्रिपलेट से सवाल बहुत आसान हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट, ये 5 हो जाएगी ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की, और 13 12 और 9 का ट्रिपलेट होता है तो ये डिस्टेंस 9 हो जाएगी। 9 कैसे आएगी, आपको 3 4 5 का ट्रिपलेट पता है तो इसको ये 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 9 ये 12 ये 15, तो यही वैल्यू 9 है, ये आपके पास 5 है, 9 और 5 14, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आपके पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और सीजीएल मेंस में सवाल पूछा गया, बेहतरीन सवाल है। समझ में आ गया ये कि कॉमन कॉर्ड का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ध्यान रखने की बात है वो यही है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। कॉमन कॉर्ड तो ये होती है, साथ में अगर इसको सेंटर से सेंटर में मिलाता हूँ तो ये इस पर 90 डिग्री भी होता है और साथ में इसको बाइसेक्ट भी ये करता है। तो इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, फिर सवाल में कुछ भी नहीं है। आगे देखिए 26 क्या बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर और आपके पास 37 सेंटीमीटर जो है बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 24 है, केंद्रों के बीच की दूरी, वही सेम सवाल हो गया। आपको वही 2 कंडीशन दे रखी है। आपको होगी कि यहाँ से यहाँ का मामला ये है, ये आपके पास 15 दे रखा है, ये 37 दे रखा है, और जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई है आपको होगी कि ये आपके पास 24 था तो 12 12 हो जाएगा, 12 35 12, ये 37 था सॉरी, तो 12 35 37 का ट्रिपलेट होता है तो ये 35 हो जाएगा, और ये आपके पास 9 हो जाएगा क्योंकि 9 12 15 का ट्रिपलेट होता है, तो ये सेंटर से सेंटर डिस्टेंस आपको भी 44 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखते ही सवाल का आंसर बन जाएगा आपसे। ये ट्रिपलेट वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको याद करा चुका हूँ पहले ही अलजेब्रा में। 27 देखिए, अब क्या बोला है सवाल में, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो उभयनिष्ठ जीवा, देखो ये सवाल ऐसा हो गया है कि बहुत बार ही पूछ लिया है आपसे। ये सीजीएल मेंस से स्टार्ट हुआ था आपका पिछले बार के, और इस बार के CHSL हो गया, इस बार के आपका CGL 2022 टीयर 1 हो गया, CGL मेंस हो गया। इसमें मतलब बार बार ही रिपीट हुआ है ये वाला सवाल। सवाल है कुछ भी नहीं, बहुत आसान सवाल है। देखते ही डायग्राम बनाओगे सबसे पहले तो आप। कंडीशन क्या है कि देखो ये आपके पास इसकी क्या हो जाएगी, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी आपके पास पहले वाले की रेडियस, ये दूसरे वाले की रेडियस, ये भी बराबर हो जाएंगी क्योंकि जब सर्किल दोनों बराबर दे रखे हैं तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो कुल मिला के मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो यहाँ पे बना है, ये ट्राइंगल सा दिख रहा है आपको, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप कहोगे कैसे, देखो यहाँ पे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तीनों बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं करना, फिर आपको क्या करना है, इसकी ये वाली हाइट बता देनी है, ठीक है। ये वाली हाइट आपको पता है इसकी हाइट क्या होती है, आपको होगी कि इसकी हाइट है वो होती है इसकी साइड, मान लो इसकी रेडियस दे रखी है r, तो हो जाएगी क्या √3/2 r, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो अगर आपसे पूछता है उभयनिष्ठ जीवा की इसकी कंप्लीट लंबाई, आप होगी अगर ये ऊपर वाली पता लग जाए तो इसका जस्ट डबल कर दोगे क्योंकि ये नीचे भी तो उतने के बराबर ही होता है, बाइसेक्ट ही तो करता है इसको ये, तो आप ऊपर वाली निकाल लो, उसके जस्ट डबल कर देंगे, ठीक है। तो क्या करोगे √3r, तो आप कहोगे 8, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी रेडियस था ये भी रेडियस था, तो आप कहोगे 8√3/2, और इसका जस्ट डबल करना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 8√3। अब इसको आप डायरेक्ट भी एक रिजल्ट बना सकते हो यहाँ से, कि डायरेक्ट एक रिजल्ट याद रख लो आप। बाकी है ना, देखो रिजल्ट याद रहे ना रहे, लेकिन आपको एक अप्रोच ऐसी पता होनी चाहिए जिससे कि आप सवाल को तुरंत कर पाओ, ठीक है। तो ऐसी अप्रोच पता होनी चाहिए। देखो डायग्राम जैसे ही दिखा आपको रिजल्ट तो डायरेक्ट बन जाएगा इसका, ठीक है। रिजल्ट बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट कैसे बन जाएगा, देखो ये r है ये r है, आपको ये √3/2, तो आप डायरेक्ट याद रख लो ये r√3 इसका आंसर रहेगा हमेशा कॉमन कोड का। तो ये r वैल्यू दे रखी हो तो आंसर क्या हो जाएगा 8√3 आ जाएगा इसका आंसर। आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आपको बेसिक अप्रोच पूरी पता होनी चाहिए कि अगर रिजल्ट में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाए कभी कभार, तो फिर क्या हो जाए कि तुरंत आप डायग्राम बनाओगे, हाँ ऐसा ऐसा डायग्राम है,
ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो ये आपके पास, ये इसकी हाइट है, ये आपके पास हो जाएगी r√3/2। तो आपको हो गया 8√3/2 और इसका जस्ट डबल करना, तो 2 से 2 काटो, 8√3 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये पूरी जानकारी है इस सवाल से रिलेटेड। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, आप सीधा बता दोगे। और इस सवाल को थोड़ा और अच्छा बनाएगा तो आपसे क्या बोल देगा कि इस तरीके से टच करते हैं, ये 8 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू नहीं देगा, इस कॉमन कॉर्ड की वैल्यू दे देगा। कॉमन कॉर्ड की वैल्यू दे देगा तो आपको क्या करना है, फिर उल्टा चलना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, फिर आपको कॉमन कॉर्ड की वैल्यू दे रखी है तो इससे आप इसकी हाइट निकालोगे। हाइट कैसे निकालोगे, इसकी जस्ट पूरी जो दे रखी होगी, जैसे कि यहाँ पे मान लो आपको 16√3 दे रखा होता है, 8√3 दे रखा होता है, तो आप कहते हैं कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे कितनी, 4√3 ऊपर वाली, 4√3 नीचे वाली। फिर यहाँ से आप इजिली ये वाली निकाल सकते थे, ऐसे कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। बाकी हाइट एंड डिस्टेंस भी लगा सकते हैं यहाँ पे कंसेप्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। केंद्र ओ वाले पहले वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, केंद्र ए वाले दूसरे वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। BC इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है और BC क्रम से O और A वाले वृत्त पर स्थित हैं और BC की लंबाई निकालनी है। देखो सवाल में क्या करना है, टेंजेंट के लिए रिगार्डिंग मैंने 3 फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे जो एक स्लाइड में जब आपको कंप्लीट थ्योरी कराई थी, याद करो। तो इस वाले केस में क्या है कि एक स्पेशल केस वाला फॉर्मूला है, जब दोनों सर्किल इस तरीके से टच करते हैं। तो इस वाले केस में ये जो ट्रांसवर्स वाली है वो तो 0 हो जाती है लंबाई, लेकिन एक कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, उसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 2 × R × R1 × R2। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 × 7, 17 × 119 और 2 गुना करना है इसका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टिक करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि सवाल में ऐसा ही बोला है कि कंडीशन यही वाली है। सवाल 29 बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है। तो क्या करोगे, देखो कॉमन टेंजेंट बतानी है और कौन सी बतानी है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। 2 तरीके की होती हैं, दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको कराए थे। आपको क्या, देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ इसका फॉर्मूला क्या था। यहाँ पर जो कंडीशन है वो कौन सी है, जो कंडीशन है वो इस तरीके से है, 4 7 और ये आपके पास 12 और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये वाली। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला था कि सेंटर से सेंटर डिस्टेंस d का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला था इसका। तो और दूसरे वाले केस में क्या हो जाता है फॉर्मूला, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो इस वाले केस में जैसे ही वैल्यू आप पुट करोगे तो क्या बनने वाला है, आप वैल्यू पुट करो। d की वैल्यू क्या दे रखी है, 12, 12 का स्क्वायर 144 और इन दोनों का डिफरेंस आप मुझे बताओ, आपको कि 4 और 7 का आपको 3, तो 3 का स्क्वायर करोगे आपको कि 9, तो ये बन जाएगा 135। 135 क्या है बेसिकली 15 9 135, तो 3√15 आंसर आ जाएगा इसका, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सवाल बोल रहा है आगे आपसे कि 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं, एक वृत्त दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। इन वृत्तों की एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है जो m और n पर स्पर्श करती है, mn। तो वो mn की लंबाई पूछ लिए तो वही हो जाएगा इस वाले केस में, तो कि 2 अंडर रूट में R1 × R2। डायग्राम भी कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सवाल बोल रहा है, वैसे सवाल पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ गई कि हाँ यही वाला केस है। तो क्या करोगे, 2 और मल्टीप्लाई क्या करोगे 12 × 8। ठीक है, सिंपल। तो अब क्या करें, इसमें से 2 इधर दे दो इसको, ये 16 बन जाएगा, 16 से 4 बाहर आ जाएगा तो 4 दूनी 8 और अंदर क्या बच जाएगा 6, तो 8√6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को आपको डील करना है। ठीक है, यहाँ तक पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया आपको ये। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है यहाँ पे और इसमें आपको दिख रहा है कि ये इसकी टेंजेंट है। तो इसमें क्या करना है, देखो मैंने आपको याद भी होगा ये सवाल आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे और कम्युनिटी टैब में भी शेयर किया था। अच्छा सवाल है। देखो 2 तरीके हैं सवाल को करने के। आपसे क्या है कि इनमें PD की, PE की या RE इसकी वैल्यू पूछता है और एक कंप्लीट लेंथ दे देता है, ये वाली या ये वाली ये वाली, इन तीनों की लेंथ लंबाई आपको दी हुई होती है। 2 तरीके क्या है, एक तो बिल्कुल बेसिक से जाओ, एक क्या है कि थोड़ा इसको शॉर्ट कर लो थोड़ा सा।
तो बेसिक क्या है, बेसिक में क्या है कि जो आपसे पूछा उसको x मान लो। जैसे पी डी आपसे पूछा तो ये x हो जाएगा। तो पी क्यू कम्प्लीट पता था आपको, यहाँ पे पी क्यू देखो कम्प्लीट 15 दे रखा था, तो आप ये डी क्यू बता सकते हो कि 15 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास यदि ये x माना तो ये भी x हो जाएगा। और एफ आर बता सकते हो आप, यहाँ पे एफ आर कितना हो जाएगा, एफ आर आपको जो ये पी आर की वैल्यू पता है, यहाँ पे 13 है, तो ये बता सकते हो 13 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये भी 13 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये भी आपके पास इधर माइनस 15 माइनस एक्स हो जाएगा। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये क्या वैल्यू हो रही है आपके पास, 28 माइनस 2x। ये 28 माइनस 2x है, वो आर क्यू के बराबर हो जाएगा। आर क्यू क्या है आप मुझे बताओ। आप कहोगे यहाँ पे आर क्यू जो है वो आपके पास कितना है, 11। इस 11 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो x है ये आप यहाँ पे निकाल रहे हो, ये कैसे निकल रहा है देखो। यहाँ पे ये जो बेसिक से ही फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे बन गया है, तो देखना इसको 28 माइनस 11 बराबर 2x, और यहाँ पे x निकालोगे तो फॉर्मूला क्या आ रहा है देखो, 28 माइनस 11 बटे 2। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट बन गया। अब ये देखो, ये जो दिखने में तो आपको आसान सा लग रहा है, लेकिन ये एक रिजल्ट ही है, इसको गौर से देखो आप। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ये आया कैसे। तो अब इसको देखो, मैं आपको एक थोड़ा एक रिजल्ट ही बना देता हूँ इसको। देखो कैसे, इस 28 को, ये 28 आया कैसे था, ये 28 बेसिकली आया था यहाँ पे ये 15 और 13 को जोड़ने पर। तो ये बेसिकली 15 क्या था, आप कहोगे पी क्यू था, पी क्यू, और 13 क्या था, आप कहोगे पी आर था, पी क्यू प्लस पी आर। और 11 क्या है, आप कहोगे 11 जो है ना वो आपके पास क्यू आर है, माइनस क्यू आर बटे 2। तो अब ये है ना आपके पास x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। तो अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये पूरा ड्राइव करके मैंने आपको बता दी कि यहाँ से ऐसे ऐसे आया है, और डायरेक्ट आपको रिजल्ट भी आप यहाँ पे समझ गए इसका। तो 28 माइनस 11 बटे 2, आप कहोगे कि ये बन रहा है 17, 17 बटे 2, 8.5 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आगे से आप क्या करोगे कि देखो इधर वाली वैल्यू ये निकालनी है, जैसे ये निकालनी हो या फिर ये निकालनी हो, क्या करोगे कि जो सामने वाली भुजा है ना, सामने वाली भुजा उसको हमेशा माइनस करना है। जैसे कि क्यू आर है ना, यहाँ पे क्यू आर देखो, क्यू आर ही माइनस हुआ है, क्यू आर मतलब 11, 11 ही माइनस हुआ है। तो आगे से ध्यान रखोगे आगे क्या मामला है, आगे पूरा ऐसे बेसिक से नहीं करना, आगे से थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है इसको। क्या शॉर्ट करोगे कि ये निकालना है, तो इससे सामने वाली भुजा को तो माइनस करना है, और ये आसपास की भुजाएं इन दोनों को जोड़ देना है। आप कहोगे 15 और 11, ये दोनों 15 और 13, आप कहोगे 28, और क्यू आर सामने वाली भुजा इसको माइनस किया, आप कहोगे 11 माइनस किया बटे 2, आप कहोगे 17.5 बटे 2, 8.5 आंसर आ जाएगा। टिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, बात समझ में आ गई, पूरा हो गया ये सवाल। आगे बढ़ो, एक और सवाल लो, ये 32। ये सवाल मैंने शेयर किया था टेलीग्राम चैनल पे आज की क्लास, आज ही मॉर्निंग में, तो आपको याद भी होगा। देखो क्या मामला है, ये आपको ABC जो एक सर्किल है उसमें अंदर बनाया गया है। ठीक है, एक वृत्त, ये वाला कंडीशन है। ठीक है, एक वृत्त के सर्किल के आपके पास ट्राइंगल के अंदर एक सर्किल बन रहा है, तो ये कंडीशन दे रखी है। तो आप कहोगे, देखो पहले डायग्राम बना के बता देता हूँ कि चीज़ें क्या कैसे चल रही हैं। ठीक है, तो नाम दे लो इसको, ये A, ये B, ये C। अब आगे क्या बोला है कि AB 16 दे रखा है, और BC जो है आपके पास 20 दे रखा है, AC आपके पास 24 दे रखा है। ओके, और AB को ये आपके पास D पर, यहाँ पे D पॉइंट है, और BC को ये E पर, और नेक्स्ट क्या है, इसको किसको, AC को ये F पर टच करता है। AD निकालना है, मतलब ये निकालना है। क्या करोगे, आसपास की भुजाओं को जोड़ोगे, आप कहोगे 16 प्लस 40, 16 प्लस 24, और सामने वाली भुजा को माइनस कर दोगे, -20 डिवाइड बाई 2। वही सेम सवाल हो गया ना, आप कहोगे 40 माइनस 20, आप कहोगे 20, 20 बाई 2 आप कहोगे 10, तो आपका 10 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया ये पूरा कंसेप्ट कैसे करना है इस सवाल को। तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है, तो यहीं पे रखते हैं इस सवालों को।